हेलो एंड क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो मेन खबर है वो ये है कि इथेरियम जो है वो सेंट्रलाइज़ होता जा रहा है और ये जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट है उसमें ये बोला गया है कि इथेरियम जो है वो सेंट्रलाइज़ होता जा रहा है और यहाँ तक कि विटालिक का भी ये कहना है कि जो को-फाउंडर है इथेरियम का कि इथेरियम की जो सेंट्रलाइज़ेशन की जो प्रॉब्लम है हो सकता है इसको 20 साल लगे। अब हो क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब प्रूफ ऑफ वर्क से इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे गया, राइट? तो अब देखा ये जा रहा है कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे जो मेजर स्टेकिंग है, वो जो स्टेकिंग है वो इन टोटल 5 प्लेयर्स की है। मतलब ये टोटल 5 प्लेयर जो हैं, ये स्टेक इनका करीब 50% का शेयर है और अकेले लाइडो का जो शेयर है वो 30% से ऊपर चला गया है। हम सबको पता है कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के बाद जो ब्लॉक हैं उनको वैलिडेट जो करता है, जिसको माइनर होता है प्रूफ ऑफ वर्क में, प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर्स होते हैं। तो वैलिडेटर बनने के लिए आपको 32 इथेरियम स्टेक करने पड़ते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जो पूल्स हैं बड़े-बड़े, जो स्टेकिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जो लाइडो एक डिसेंट्रलाइज़्ड स्टेकिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे जगह-जगह से लोग जो है मतलब अलग-अलग दुनिया के कोनों से अपने इथेरियम को लाइडो को दे रहे हैं और लाइडो जो है आगे वो नोड बन रहा है, राइट? तो ये कितना बड़ा नोड बन चुका है कि आप सोचो कि जो 30% जो स्टेक हुआ हुआ है इस टाइम, जो इथेरियम 30% से भी ज़्यादा वो लाइडो कंट्रोल करता है और कॉइनबेस, फिगमेंट, बाइनेंस और क्रैकन मिला के 50% जो स्टेकिंग है वो इन 5 प्लेयर्स के पास है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के बाद सबसे बड़ा खतरा यही बताया जा रहा था कि जो वैलिडेटर्स हैं उसपे सेंट्रलाइज़ेशन होगी, कुछ ही लोग हैं जो वैलिडेट कर पाएँगे। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि लाइडो तो डिसेंट्रलाइज़्ड स्टेकिंग प्लेटफ़ॉर्म है, ये कॉइनबेस और बाइनेंस और क्रैकन की तरह नहीं है। तो देखिए ऐसा है कि लाइडो के अंदर भी एक एलिमेंट ऑफ सेंट्रलाइज़ेशन है और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये बात बोली गई है कि इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो डाओ के थ्रू होती है लाइडो के अंदर और जो ये डाओ है ये सिर्फ फ्यू एड्रेसेस इसको गवर्न करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है इस न्यूज़ के अंदर कि एक प्रपोजल आया था जिसमें ये बोला गया था कि इथेरियम के अंदर जो कोई भी स्टेकिंग जो प्रोटोकॉल है उसको 22% से ज़्यादा उसका शेयर नहीं होना चाहिए। तो जिसको काफ़ी सारे स्टेकिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्होंने माना, लेकिन जो ल ल लाइडो का जो डाओ था उसने उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। तो इससे पता लगता है कि लाइडो के अंदर जब भी कोई डिसीज़न ली जाती है तो वो ली तो डाओ के थ्रू जाती है, लेकिन डाओ के अंदर जो उसको गवर्न करते हैं, जो डाओ के टोकन्स के थ्रू आप वोटिंग करते हो, वो जो टोकन्स हैं वो सिर्फ़ कुछ चंद वॉलेट्स के पास हैं। तो ये इसको क्रिटिसिज़्म मिल रहा है। ये आप सोच सकते हैं कि देखिए होता क्या है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में अगर ये भी एक वर्स्ट केस सिनेरियो में देखा जाता है कि अगर 33% के आसपास अगर किसी के पास स्टेक का शेयर हो जाए, तो वो एक माइनर अटैक कर सकता है, जैसे फाइनैलिटी जिसको डिले अटैक कहते हैं। 33% का अगर स्टेक किसी के पास हो जाए, दो जबकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइडो यहाँ पे अटैक करेगा कुछ चेन पे, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की होना उसको डिस्कस किया जाता है। तो 33% के आसपास आज लाइडो का स्टेक हो गया इथेरियम पे। कल को लाइडो और कुछ और मिलके अगर अगर इथेरियम के ऊपर 50% से ऊपर अगर कंट्रोल हो जाता है, जैसे 51% अटैक करने के लिए 66% जो स्टेकिंग है उसका कंट्रोल अगर चाहिए, अगर 66% कुछ स्टेकिंग प्लेटफ़ॉर्म मिलके अगर कर लेते हैं, तो वो 51% अटैक जैसे प्रूफ ऑफ वर्क पे होता है, तो यहाँ पे भी वो फाइनैलिटी रिवर्सल का जैसे 51% अटैक प्रूफ ऑफ वर्क पे होता है, तो वो सिमिलर काइंड ऑफ एन अटैक प्रूफ ऑफ स्टेक पे भी हो सकता है अगर 66% कंट्रोल आ जाए टोटल जो इथेरियम स्टेक पे है। इस टाइम कितना है? इस टाइम अगर आप देखो तो लाइडो के अकेले पास 31-32 के आसपास है, बाकी 5 को मिला के 50% है। तो इथेरियम की इस सेंट्रलाइज़ेशन को लेके जो विटालिक है, विटालिक ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है और विटालिक ने इन सितंबर 2023 विटालिक सेड दैट फाइंडिंग अ परफेक्ट सॉल्यूशन टू हैंडल दिस प्रॉब्लम मे टेक अनदर 20 इयर्स। ठीक है ना? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ज़िम्बाब्वे ने वहाँ पे अपने इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए एक गोल्ड टोकन पेमेंट को लॉन्च किया है, जहाँ पे गोल्ड टोकन्स लॉन्च किए हैं, जहाँ पे टोकन्स की वैल्यू जो है वो विल बी बैक्ड बाय गोल्ड और गोल्ड जो कस्टोडियन है, जो ज़िम्बाब्वे की खुद की जो गवर्नमेंट है, वो उसको एक एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो ऑडिट करेगा। तो ये यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्योंकि ज़िम्बाब्वे हाइपर इन्फ्लेशन से को काउंटर करने के लिए ये टोकन्स लॉन्च कर रहा है, क्योंकि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पे ज़िम्बाब्वे की इकोनॉमी में 80% ट्रांज़ैक्शंस जो है वो यूएस डॉलर से हो रही हैं। तो यूएस डॉलर को कम करने के लिए इकोनॉमी में वो
ज़िग करके टोकन को लॉन्च कर रहा है जो कि बैक्ड बाय गोल्ड होगा। इट इज़ लाइक इफ यू आर होल्डिंग दोज़ टोकन्स इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक यू आर होल्डिंग गोल्ड। तो वाक़ई इस गोल्ड स्टैंडर्ड पे आने की कोशिश कर रहा है ज़िम्बाब्वे। इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जिसका ये कहना है इन्वेस्टमेंट मैनेजर है आप ये देखिए स्टीवन जो कि फॉर्मर हेड ऑफ इंटरनेशनल इक्विटी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी एट बार्कले ग्लोबल इन्वेस्टर नाउ ब्लैक रॉक। इनका ये मानना है कि एसईसी जो है अगले कुछ 3 से 6 महीने के अंदर सारे के सारे बिटकॉइन के ईटीएफ एप्लीकेशंस को अप्रूव कर देगा और इनका ये भी मानना है कि इथेरियम के भी ईटीएफ के एप्लीकेशंस अप्रूव हो जाएंगे। कनाडा के अंदर ये है कि कनाडा स्ट्रिक्ट स्टेबल कॉइन रूल्स लेके आ रहा है। कनाडा के अंदर काफ़ी अनरजिस्टर्ड जो एक्सचेंजेस थी, जो फॉरेन एक्सचेंजेस थी, उन्हें टाटा गुड बाय बोल दिया गया था कि आप कनाडा से निकलो। बाइनेंस कनाडा से एग्ज़िट कर गया था। अब कनाडा का स्टेबल कॉइन्स की तरफ भी काफ़ी स्ट्रिक्ट वो थे, लेकिन कनाडा ने अब ये बोला कि स्टेबल कॉइन इश्यू हो सकते हैं कनाडा से लेकिन उसको सफिशिएंट रिज़र्व रखना है क्वालिफाइड कस्टोडियन के पास, ठीक है? ताइवान के अंदर क्रिप्टो लॉ आने वाला है बाय नवंबर 2023। आप अगले महीने ताइवान के अंदर जो है आप पूरा रेगुलेशन देख सकते हैं क्रिप्टो के अराउंड जो कि ऑब्वियसली अब शायद ही ऐसा कोई देश है जहाँ पे रेगुलेशन को लेके बातचीत नहीं हो रही है। बीएवाईसी एनएफटीज के ऊपर हमने देखा कि जो एनएफटीज 400-300 इथेरियम की बिक रही थी वो 29 और 30 इथेरियम की भी मिल रही हैं। एनएफटी तो का इम्पैक्ट हमें बोर्ड है बीएवाईसी जो कि एनएफटी क्रिएटर जो युगा लैब है, युगा लैब ने भी काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ को निकाला है क्योंकि एनएफटीज़ के हालात कोई अच्छे नहीं दिख रहे हैं, राइट? तो ये युगा लैब्स भी इससे अछूता नहीं है। उसके अलावा अ दैट्स इट। सो आई होप कि आपको आज के अपडेट पसंद आए होंगे। कितना टाइम हो गया? ओके 7 मिनट हुए हैं, वेरी नाइस। क्या बात है! मैं सोच रहा था कि ज़्यादा टाइम हो गया होगा, लेकिन जो खबर सबसे पहली है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन-सी? इथेरियम की सेंट्रलाइज़ेशन और यही बोला जाता था कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के बाद सेंट्रलाइज़ेशन बढ़ेगी, जिसके पास ज़्यादा पैसा वही वैलिडेटर बनेगा। ये इथेरियम को क्रिटिसिज़्म पहले भी बोला जाता था, इथेरियम बोलता था नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा ही होता दिख रहा है। हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि लाइडो जो है वो डिसेंट्रलाइज़ प्रोटोकॉल है, बट मैंने आपको बताया उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर सेंट्रलाइज़ेशन का एक एलिमेंट है और वो जब तक रहेगा तब तक उसके अंदर जो कुछ चंद लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए उस हिसाब से उसको मैनिपुलेट करते रहेंगे। तो लाइडो का इतना बड़ा होना इज़ अ कॉज़ ऑफ कंसर्न और जो 4-5 वैलिडेटर्स हैं उनका मिलके इतनी बड़ी स्टेकिंग को शेयर करना 50% स्टेकिंग का शेयर उनके पास होना इज़ अ कॉज़ ऑफ कंसर्न। बट आई एम श्योर जब कॉज़ ऑफ कंसर्न है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकलेंगे बट राइट नाउ जैसा सोचा था इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के लिए एग्ज़ैक्टली वैसा ही होता दिख रहा है। ठीक है ना? और राइट चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आज का अपडेट? प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।